हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तुलना एवं हल देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब एक जोड़ा जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा और उसमें उसका तुलना करना है और उसका हल देखना कितना हल होता है। आपको जो दो चर वाला रैखिक समीकरण मिलेगा ये इस रूप में मिलेगा: a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपका जो a1 b1 c1 जो ये है a2 b2 c2 ये जो है एक रियल नंबर वास्तविक संख्या है। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखे हैं अभी तक में, ये जो है छठा पार्ट है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो वीडियो का पार्ट है ये छठा पार्ट है, छठा दिन है आज। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, उसका आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आएगी। तो ये जो दो चर वाले हम लोगों को रैखिक समीकरण मिलेगा सेम टू सेम इसी रूप में मिलेगा, यही दोनों के रूप में मिलेगा। तो देखिए पहला स्थिति क्या होगा। पहला स्थिति हो जाएगा कि जब जो है देखिए हमको अनुपात तुलना करना, जैसे a1/a2 का अनुपात, जो a1 होगा वो रखेंगे और जो a2 होगा उसको रखेंगे। इसका कुछ ना कुछ एक अनुपात होगा। यहाँ जो a1 और a2 है इसको दोनों को जब आपस में एक a1/a2 रखेंगे तो कुछ अनुपात होगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ b1/b2 है, इसको भी रखेंगे तो b1/b2 और फिर c1/c2 इसी तरह से। तो पहला स्थिति में रहा है जब जो है आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। मान लीजिए आप समीकरण 2 आपको दिया हुआ था इस तरह से, और जब आप a1/a2 किए और उसके बराबर जो है अनुपात b1/b2 नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। तो आपका जो तब हल होता है वो अद्वितीय होता है। देखिए अद्वितीय का मतलब हुआ दूसरा नहीं कोई, अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं केवल एक, इसका मतलब हुआ एक हल। अद्वितीय का मतलब भी होता है एक ही, केवल एक। और प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी मतलब जो होगा कि वह एक दूसरे को कहीं कहीं काटेगा। जैसे यहाँ देखिए ए बी रेखा है, एक ए बी रेखा, और ये एक सी डी है, एक दूसरे को यहाँ पे काटा है। ये बिंदु को हम टी नाम दे दिए, इस बिंदु पे काटा है। तो ये जो है आप समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब a1/a2 अनुपात b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो अद्वितीय हल होता है, और उसी को हम एक हल बोल सकते हैं। और प्रतिच्छेदी होता है, उसी को हम बोलते हैं। हल होता है लेकिन केवल एक ही हल होता है, और इसको हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं। अब आप सेकेंड स्थिति देखिए। दूसरा स्थिति है जब a1/a2 का अनुपात जो है b1/b2 के अनुपात के बराबर हो जाता है। a1/a2 का अनुपात जो है b1/b2 के अनुपात के बराबर हो जाता है, मतलब a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर हो गया। तो हमको आगे चेक करना है कि c1/c2 बराबर है कि नहीं है। जब हम चेक करते हैं यहाँ पे आके c1/c2 बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होता है। यदि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं हो पाया तो इसका कोई हल नहीं होता है। और इस स्थिति में जो है वो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर जाएगी। जैसे ए बी रेखा जो है ए बी और ये सी डी एक दूसरे के समांतर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा हर एक जगह बराबर बना रहेगा। जैसे रेल की पटरियाँ जो होती है एक दूसरे के समांतर होती है, वो कभी एक दूसरे को कटिंग नहीं करती है। तो इस स्थिति में जो है इसका जो हल हो गया कोई नहीं हुआ, और ये समांतर रेखाएं खींची जाएंगी। यदि हम ग्राफ पर खींचेंगे तो हम यहीं पर चेक कर लेंगे कि वहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को इस तरह से चेक करके। अब हम लोग तीसरा स्थिति देखते हैं। दो स्थिति हो गया, अब तीसरा स्थिति आपका है कि जब a1/a2 का अनुपात बराबर हो जाता है b1/b2 के, और b1/b2 का अनुपात हो जाता है बराबर c1/c2 के, मतलब तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो उसका जो हल होगा उसका हल अनेक हल होगा। देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर है तो इसका हल जो होगा अनेक हल होगा। और समपाती देखिए क्या होता है बताते हैं, इसको अनेक हल या अनंत हल भी बोल सकते हैं।
अनेक हल बोलिए या अनंत हल बोलिए। इसमें क्या होगा, आपका जो रेखा, जैसे ए बी एक रेखा होगा, ए से लेके बी तक एक रेखा हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ सी से लेके एक रेखा डी तक होगा। मतलब कि ए बी रेखा पर ही सीढ़ी थोड़ा चढ़ गया है, तो मतलब यहाँ पे जो ये बीच में चढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक चढ़ा है, इसके बीच में बहुत सारा हल हो जाएगा, अनेक हल होगा, हर एक बहुत सारा खटान बिंदु इसके अंदर आ गया है। मतलब रेखा पर ये रेखा यदि चढ़ गया तो उसको संपाती हम बोलते हैं, और वही अनंत हल हो गया, मतलब बहुत जगह खटान बिंदु हो गया, इसीलिए अनंत हल हुआ। तो आप देखिए कि जब a1/a2 का अनुपात जो है b1/b2 अनुपात बराबर हुआ, और वह भी b1/b2 का अनुपात भी c1/c2 के अनुपात के बराबर हुआ, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया, तो इस स्थिति में अनेक हल होता है और संपाती होता है, इसी को हम अनंत हल भी बोलते हैं। आप यहाँ संपाती देख लीजिए, यहाँ पे ये जो रेखा एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, ये स्थिति तीसरा था। तो आप जो अब हम लोग देखते हैं तीनों स्थिति को एक बार रिवीजन करते हैं। पहला स्थिति था आपका, ये समीकरण था आपका, पहला स्थिति था जबकि a1/a2 का अनुपात नॉट इक्वल टू b1/b2 का अनुपात, तो अद्वितीय हल था। अद्वितीय हल जिसको हम प्रतिच्छेदी बोले, मतलब एक ही कटान बिंदु होगा और एक हल ही होगा। अब हम दूसरा स्थिति देखते हैं। दूसरा स्थिति था जब a1/a2 का अनुपात जो है b1/b2 के अनुपात के बराबर, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं था, तो कोई हल नहीं, जो कि समांतर होगा। मतलब ए बी रेखा जो है सी डी रेखा के समांतर हुआ है। देखिए यहाँ पे होगा, ग्राफ जो आप खींचिएगा तो वहाँ पे जो है ग्राफ में समांतर रेखाएं दो खींची जाएंगी। और तीसरा स्थिति जो हो जाएगा आपका, तीसरा स्थिति जब तीनों एक दूसरे के बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो अनेक हल होगा। अनेक हल मतलब एक से ज़्यादा हल होगा, अनंत हल इसको हम भी बोलते हैं, अनंत हल भी बोलते हैं। और जब ये जो अनेक हल होता है तो उस स्थिति में संपाती रेखाएं खींची जाती है। संपाती रेखाएं मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ी हुई हो तो वो संपाती रेखाएं होती है। तो ये तीनों स्थिति आपने फिर रिवीजन कर लिया। ये जो है आप इसको एक बार छोटा करके देख सकते हैं। ये देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तुलना एवं हल, उसके बाद ये दोनों समीकरण आपका हो गया, इस रूप में आपको मिलेगा। और पहला हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी एक हल। और जब a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं हुआ तो कोई हल नहीं, और समांतर होगा तब तो कटान बिंदु नहीं मिलेगा, कटान बिंदु कहीं नहीं मिला तो कोई हल नहीं हुआ। और तीसरा स्थिति हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया तो अनेक हल हो गया और संपाती हो गया, और इसी को हम अनंत हल भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में रहा है, देखिए संगत या अविरोधी रैखिक समीकरण भी होता है। वो तीन स्थिति होने के बाद एक ही होता है, संगत या अविरोधी। देखिए संगत मतलब जो साथ देने वाला हो, और अविरोधी मतलब जो विरोध नहीं करेगा वही संगत होगा किसी का। जैसे हम भी किसी का संगत में रहते हैं तो हम उसका विरोध, जिसके संगत में हम रहते हैं उसका विरोध नहीं करते हैं। इसका मतलब जहाँ संगत होगा वो विरोध नहीं करेगा, मतलब अविरोधी होगा, इतना याद रखिए। देखिए परिभाषा क्या है इसका, वैसा दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसका हल होता है, मतलब जिसका हल होगा उसे संगत या अविरोधी कहेंगे। देखिए जिसका हल हो गया उसको हम विरोधी क्यों कहेंगे, उसको हम संगत ही कहेंगे और अविरोधी कहेंगे, मतलब वो किसी का विरोध नहीं किया, वो अविरोधी समीकरण हो गया। जिसका हल, वैसा दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसका हल होता है और उसे मतलब हल होता है तो उसे जो है संगत या अविरोधी समीकरण कहते हैं। आप लोग इन परिभाषा को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। संगत या अविरोधी रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आपका परिभाषा हो जाएगा, वैसा दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसका हल होता है उसे संगत या अविरोधी रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए कौन कौन हल होता है और कौन कौन होगा संगत।
देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, आप पहला स्थिति पढ़ चुके हैं उधर पीछे, तुलना जो कर रहे थे अनुपात का, तो वो जो अद्वितीय हल हुआ था, क्या हल हुआ था? अद्वितीय हल या एक हल हुआ था। तो जब एक भी हल हो गया तो यह जो होगा जाएगा संगत होगा और अविरोधी होगा। आप लोगों को इससे एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये जो वीडियो बन रहा है शुरू से अभी तक का, इसमें 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। संगत और अविरोधी होगा। एक हल भी हो गया, हल हो गया, बस संगत होगा और अविरोधी होगा। और दूसरा जो इसमें हो जाएगा, मतलब तीनों जो एक दूसरे के बराबर था, तीनों एक दूसरे के बराबर था, समपाती रेखाएं खींची गई थी, और अनेक हल था। अनेक हल या अनंत हल भी इसको हम बोल देते थे। इसका ये मतलब यह भी तो हल हो गया, हल हो गया तो यह भी संगत हो गया और अविरोधी हो गया। संगत हो गया और अविरोधी हो गया। ये दोनों जो है संगत होता है और अविरोधी होता है, या किसी का विरोध नहीं करता है, इसमें कहीं ना कहीं हल हो जाता है। लेकिन एक तीसरा स्थिति आप जो पढ़े थे, पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए। असंगत या विरोधी, वहाँ पे देखिए आगे जो इससे पहले ऊपर जो पढ़े आप, संगत और अविरोधी था, लेकिन यहाँ पे देखिए असंगत और विरोधी आ गया। मतलब संगत भी नहीं होगा और विरोधी होगा। देखिए यदि आप किसी का संगत नहीं है या आपका कोई संगत नहीं है तो आपका विरोध करता है। तो रैखिक समीकरण युग्म का जो है हम तुलना करेंगे, उसमें क्या होगा, असंगत और विरोधी रैखिक समीकरण क्या होगा, किसे कहेंगे। देखिए वैसा दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसका हल नहीं होता है, वैसा दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसका हल नहीं होता है उसे असंगत या विरोधी रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए जो संगत नहीं, जिसका हल है ही नहीं, तो वो असंगत हो गया और वह जो है विरोधी हो जाएगा, तो विरोधी रैखिक समीकरण उसे कहते हैं। देखिए विरोधी कौन कौन होता है, तो विरोधी में केवल एक ही स्थिति होता है। विरोधी जो होता है केवल एक स्थिति होता है जिसका कि कोई हल नहीं होता है, जो कि आपको समांतर बताए थे। जो समांतर होगा वो विरोधी होगा, मतलब वो उसका कहीं कटान बिंदु होता नहीं है, इसीलिए उसका कोई हल होता नहीं है। तो वह कब होता है? जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर हो C1/C2 के। मतलब C1/C2 के बराबर नहीं होता है, तो इसी बस एक ही स्थिति में जो है असंगत होता है और विरोधी होता है। असंगत होता है और विरोधी होता है। तो आप लोग समझ गए यहाँ तक, असंगत और विरोधी कब हुआ? जबकि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हुआ, ये असंगत हो गया और विरोधी हो गया, इस संगत में नहीं आया। इसका जिसका कि कोई हल नहीं हुआ। तो आप अभी परिभाषा देख ली, संगत और अविरोधी वह होगा जिसका कि हल होगा। तो हल दो का ही होता है, एक जो कि कटान बिंदु प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय हल। यहाँ देखिए ये अद्वितीय हल का हो जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया। तो ये हो गया एक हल और दिया अद्वितीय हल, यह संगत होगा और अविरोधी होगा। और दूसरा था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों बराबर हो गया, जिसको हम समपाती बोलते हैं। इसका अनेक हल होता है, क्योंकि रेखा पर रेखा चलता है और बहुत सारा कटान बिंदु इसमें होता है, इसीलिए इसका अनेक हल होता है। और यह संगत, यह भी संगत हो गया, और अविरोधी, यह भी संगत और अविरोधी हो गया। यह भी असंगत, मतलब संगत और अविरोधी, और यह भी हो गया संगत और अविरोधी। लेकिन एक जो था आपका असंगत और विरोधी था, वह था जब A1/A2 बराबर तो B1/B2 का हो गया, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हुआ, तो असंगत और विरोधी हो गया ये, जिसका कि कोई हल नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका क्या राय है, क्या विचार है, हमें यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।